कितनी अजीब है ना दुनिया, लगातार चलती रहती है बिना विश्राम के। पर मानव हमेशा रुक रुक कर चलता है। अतीत कभी उसका पीछा नहीं रखता और भविष्य के खुशहाल सपने देखने से वो कभी बाज नहीं आता। वो जानता है कि सपने पूरे नहीं होते, फिर भी देखता है इस भ्रम में कि आने वाला कल अच्छा होगा। हर सुख के साथ दुख बिना बुलाए चला आता है और दुख के बाद सुख की प्रतीक्षा जीने की चाह बनाए रखती है। वक्त आगे चलता रहता है समय की सुई की तरह, पर कभी कभी गाज गिराने के लिए वक्त की सुई भी पीछे घूम जाती है। रत्ना की वक्त की सुई भी आज पीछे की ओर घूम गई, जब बरसों बाद फिर उसे यही सुनने को मिला कि तुम बहुत बुरी हो मां। इस एक वाक्य ने रत्ना के दिल को ऐसी ठेस पहुंचाई जो वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। अतीत के झरोखे से जब झांकने लगी, रत्ना तो लगा कि उसका पूरा बचपन बहुत शानदार था। खुशकिस्मत थी रत्ना। वो प्रतापगढ़ राजघराने में जन्मी थी। रियासत अब नहीं थी, पर रहन सहन में तामझाम, शाही शानो शौकत आज भी कायम थी। महल नहीं था, पर उसकी हवेली भी महल से कम न थी। अदब वाले नौकर चाकर भी हर समय अपनी हाजिरी देने के लिए तत्पर रहते थे। उसकी कोई भी फरमाइश और ख्वाहिश हर हाल में पूरी की जाती थी। भाई वीरसेन और रत्ना हमेशा फूलों की बिस्तर पर सोए, सोने चांदी की थाली में भोजन किया, बिन मांगे। इतना कुछ मिला था कि मांगने की जरूरत ही नहीं थी। स्कूल कॉलेज की गलियों में उछलते कूदते, किताबों और नोट्स का आदान प्रदान करते, एनुअल फंक्शन के नाटकों में अपना किरदार निभाते, कॉफी हाउस में कॉफी की चुस्कियों के बीच भावेश के साथ कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। कितना विरोध सहन किया, कितनी बंदिशों का सामना किया। लगभग 5 साल मनाती रही बापूसा को। बहुत उकसाया सहेलियों ने कि भाग कर शादी कर ले, पर न वो राजी थी न भावेश। शादी जब भी होगी उनके आशीर्वाद के साथ होगी। जब बापूसा राजी हुए तभी हुई उन दोनों की शादी। बस एक वस्त्र में ले लाए थे भावेश उसे। बापूसा बहुत कुछ देना चाहते थे, पर उन्होंने इनकार कर दिया। रत्ना राजमहल से निकलकर साधारण परिवार की बहू बन गई, पर वो खुश थी। सुदर्शन कद काठी, ऊंचे सपने, सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श सहेजे, शांतिप्रिय युवक था उसका जीवन साथी। उसे गर्व था अपने निर्णय पर। वो स्टडी में बहुत अच्छा था। उसने टीचर की जॉब कर ली। शुरुआत में जीवनयापन की भी बहुत समस्याएं आई। पाई पाई को सहेजना रत्ना के वश की बात नहीं थी। कभी कभी उसे कम खर्च के लिए भी कई महीनों का इंतजार करना रहता। महंगे वस्त्र और ज्वेलरी सपना बनकर रह गई थी। छोटी छोटी बातों पर रत्ना के यहाँ आए दिन पार्टी का आयोजन होता था, पर अब रत्ना को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर भी सिर्फ मंदिर जाकर संतोष करना रहता। कभी कभी झुंझला जाती वो, और अपनी झुंझलाहट में भावेश की साधारण सी नौकरी, पर कटु वचन बोलने से भी बाज नहीं आती। उसे गुस्सा आता भावेश पर कि क्यों दहेज नहीं लिया। अगर लिया होता तो सुख सुविधाओं से युक्त शानदार घर से लेकर महंगी ज्वेलरी तक सब कुछ होता उसके पास। पर भावेश का शांत व्यवहार उसकी हर नादानी को मुस्कुराहट के साथ टाल देता। वक्त के साथ धीरे धीरे भावेश के प्रेम ने उसके हर खालीपन को भर दिया। वो खुद भी उसके रंग में रंगती चली गई। जब प्रेम होता है तो कमियां ही खूबियां बन जाती हैं। अब जरूरतें इतनी ही थीं जितनी पूरी हो जाती। आगे चलकर भावेश कॉलेज का प्रोफेसर हो गया। बहुत शानो शौकत न सही, पर बंधी हुई आमदनी जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त थी। अब 2 बच्चों की मां रत्ना का पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश पर ही था। रत्ना ने बचपन से लेकर जवानी तक जाने कितने बच्चों को गलत संगत में देखा, जाने कितनी बार पढ़ा और सुना कि बच्चे सही परवरिश के अभाव में शराब सिगरेट पीने लगते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उसके भाई वीरसेन को भी तो नशे की ऐसी लत लगी कि जीवन तबाह कर गई। सारा धन, जमीन, जायदाद सब भेंट चढ़ गया इसी नशे की लत में। माजीसा और बापूसा को जिंदगी भर अफसोस रहा कि वीरसेन ने उनकी दी गई आज़ादी और पैसे का दुरुपयोग किया। 10वीं के बाद वीरसेन को बाहर हॉस्टल में भेजा गया। वहीं उसे नशे की लत लग गई। दारू से लेकर चरस, गांजा, हेरोइन, जाने कौन कौन से पदार्थों का सेवन करने लगा था वो। बात जब घर तक पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। बापूसा ने बहुत कोशिश की, नशा मुक्ति केंद्र में भी लंबे समय तक रखा, पैसे देने बंद कर दिए, पर वो कभी कीमती सामान बेचकर तो कभी किसी से उधार लेकर अपनी जरूरतों को पूरा कर ही लेता था। खुद की गोल्ड चैन तक आधे से कम कीमत पर बेच आता। कभी माजीसा के गहने ले जाता तो कभी बापूसा की पॉकेट खाली कर देता। यहां तक कि गाय भैंस भी बेचकर नशे का इंतजाम कर लेता। आवारा दोस्तों का एक ऐसा जमघट उसके पास था कि उनकी गिरफ्त से वो बाहर निकल ही नहीं पाया। सब वीरसेन के पैसे पर ऐश कर रहे थे। वो दूधारू गाय था सबके लिए। हालात दिन प्रतिदिन सुधरने की बजाय खराब होते चले गए।
माजीसा बेटे के ठीक होने की प्रार्थना करती, भगवान के आगे आंचल फैलाती, आंसू बहाती, बेटे को अपनी कसम देती, पर पानी सर से ऊपर निकल चुका था। वे अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे सही रास्ते पर नहीं ला पाए। उनके अंतिम समय में न पैसा उनके पास रहा और न ही संतान। वो माजीसा और बापूसा को दिलासा देती, उनके घावों पर संवेदनाओं की मरहम पट्टी करती, कभी कभी उनके पास सप्ताह भर रह आती, कभी जिद करके उन्हें अपने पास ले आती। पर बेटे के गम में घुलते माजीसा और बापूसा असमय वृद्ध हो गए और जाने किन किन रोगों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। रत्ना चाहकर भी उनकी असमय मृत्यु को रोक नहीं पाई। बहुत विचलित थी वो भाई वीरसेन के कारनामों से। सारी प्रतिष्ठा, धन, रुतबा सब कुछ नशे की भेंट चला गया। वीरसेन का परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया। भाभी अपने बच्चों को लेकर पीहर चली गई। वीरसेन ने कब, कहां और किन हालातों में जीवन जिया, जानती तक नहीं रत्ना। बचपन में साथ खेले भाई की मौत पर 2 आंसू तक नहीं बहा पाई वो। वीरसेन स्वयं तबाह हुआ ही, पर साथ में पूरे परिवार की तबाही का कारण भी बना। वीरसेन की जिंदगी के काले पन्नों ने रत्ना को पत्थर दिल बना दिया था। अब वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी, पर उनके भविष्य को लेकर हमेशा ही बहुत सावधानी बरतती। अंदर के नरम दिल को कभी बाहर नहीं आने देती। अपनी भावनाओं के बहाव को जबरदस्ती सीने छुपाकर कठोरता को धारण कर लेती। उसने अपने बच्चों को हमेशा ही अनुशासन में बांध कर रखा। निश्चित समय पर खाना, पीना, सोना, पढ़ना और खेलना। किसी भी तरह की कोई कोताही उसे बर्दाश्त नहीं थी। वीरसेन की बर्बादी को बहुत नजदीक से देखा था रत्ना ने। शायद यही कारण था कि अपने बच्चों के प्रति ज्यादा उदार न रह पाई वो। कभी कभी तो भावेश समझाते कि सबको एक तुला में नहीं तौला जा सकता। सब बच्चे वीरसेन की तरह नहीं निकलते। बच्चों को अपना बचपन जीने दो, ऐसी बंदिशों में मत बांधो कि उनका व्यक्तित्व ही मर जाए। इस पर रत्ना उनका विरोध करती कि देखो भावेश, तुम बच्चों के मामले में ना ही रहो तो अच्छा है। मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। मैं मां हूं उनकी, उनके भले के खातिर ही मैंने अपनी ममता को भीतर ही भीतर दबोच रखा है। वो एक बार पढ़ लिख कर अपनी मंजिल पाले, अपने पैरों पर हो जाएं, अपना भला बुरा समझने लगे बस। फिर मैं आजाद कर दूंगी उन्हें, फिर जहां चाहे जाए। मैं रुकावट नहीं बनूंगी, पर जब तक वे चलने लायक नहीं हो जाते मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। भावेश, मैं उस कुम्हार की तरह हूं जो भीतर से सहारा देने के बाद ही बाहर से चोट करता है। भावेश उसकी दलीलों का मुकाबला नहीं कर पाते तो चुप हो जाते। दिन, महीने, साल यूं ही गुजरते रहे। परी और राजू दोनों ही स्टडी में बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर पिता और मां के कठोर अनुशासन में बड़े होते। बच्चों की जब भी कोई जिद पूरी नहीं होती, सीमित सी पॉकेट मनी न फिल्म देखने की इजाजत देती, न ही रेस्टोरेंट जाने की। जब भी बच्चों को लगता वे दूसरे बच्चों की तरह आजाद नहीं है, जब भी उन्हें टीवी देखने से रोका जाता, परीक्षा के दौरान तो टीवी का कनेक्शन तक कटवा दिया जाता था, तब परी और राजू दोनों के मुंह से एक ही डायलॉग निकलता, तुम बहुत बुरी हो मां। रत्ना इस डायलॉग को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का दिखावा करती, पर भीतर ही भीतर दुखी हो जाती। एक मां को उसकी ही संतान बुरा कहे, इससे ज्यादा दुख की बात इस दुनिया में एक मां को हो ही नहीं सकती। रत्ना सोचती, मैं ये सारी सख्तियां तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए ही तो कर रही हूं बच्चों। जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे, इस मां की सख्तियों का दुख समझ पाओगे। जिस दिन तुम मां बाप बनोगे, तब जान पाओगे कि कितना मुश्किल होता है अपनी ममता का गला घोंटकर अनुशासन का पाठ सिखाना। ऐसा नहीं था कि वो कोई हिटलर थी। घर पर बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करती, एक एक अच्छे डिश वो खुद पकाती, टिफिन ऐसा डालती कि सारे दोस्त खाते। जब भी कोई अच्छी मूवी थिएटर में लगती, वो प्रोफेसर साहब के साथ बच्चों को भी लेकर ही जाती। बच्चों के बिना कभी कोई मूवी वे लोग नहीं देखते। साल में एक बार कहीं न कहीं घूमने भी वे अवश्य जाते, पर हां, वो बेमतलब की फिजूल खर्ची नहीं करने देती। घर में बैठकर वीडियो गेम नहीं खेलने देती, बाहर के जंक फूड नहीं खाने देती, आवारा दोस्तों को वो पल भर भी नहीं टिकने देती। बच्चों से मेहनत करवाती, बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर पढ़ने बिठाती। फिर भले ही उसको खुद भी जागना क्यों न रहे, और बस इन्हीं सब की बदौलत जाने कितनी बार बच्चों के मुंह से सनसनाता सा एक तीर निकलता कि तुम बहुत बुरी हो मां, जो उसके सीने को क्या पूरे अस्तित्व को तार तार कर जाता था। इतना सब होने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। भावेश भी उसकी लगन, मेहनत और इरादों को जानते थे, इसलिए उसके और बच्चों के बीच वो कभी नहीं आए। बच्चों का प्रोग्रेस देखकर वे भी बहुत खुश थे। ये तब की बात है जब परी कॉलेज में और राजू 12वीं में था। अचानक हार्ट अटैक से भावेश इस दुनिया चले गए। भरी दुनिया में बच्चों के सिवा उसका कोई न था। महीनों बाद जब वो संभली
तब लगा कि घर की आर्थिक स्थिति को संभालने और बच्चों की परवरिश के खातिर उसे अब हर हाल में नौकरी करनी होगी, अन्यथा बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा और ऐसा वो हर हाल में नहीं होने दे सकती। बहुत कोशिशों और भावेश के दोस्तों की सिफारिश से उसे भावेश के कॉलेज में टीचर की नौकरी मिल गई। अब उसके संसाधन और आमदनी एकदम सीमित हो गए थे। जवानी की दहलीज पर, उम्र के जिस राह पर बच्चों को पिता के साये की बेहद जरूरत थी, भावेश उनसे कहीं दूर चले गए थे। रत्ना ने तब जी जान कोशिश की कि बच्चों को कोई कमी न रहे। नौकरी और घर दोनों संभालती हुई आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान लिए वो चुपचाप चली जा रही थी। अपने मकसद पर उसकी नजरें टिकी थीं और इसका फल भी उसे मिला। परी ने इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद MBA किया और फिर साथ में पढ़ने वाले चेतन से शादी। राजू ने इंटीरियर डिजाइनर की डिग्री लेकर एक अच्छी कंपनी में डिजाइनर के तौर पर अपना जॉब शुरू किया। कंपनी ने उसे विदेश भेज दिया। लगभग 2 सालों से वो वहीं है। रत्ना खुश थी। बच्चों की तरक्की देखकर वो सारे गम भुला चुकी थी। अब बुढ़ापे की ओर जाते हुए शरीर के साथ अकेले रहना खलता जरूर था, पर वो अपने आप को व्यस्त रखती थी। रिटायरमेंट में अभी 2 साल थे। आगे की जिंदगी के बारे में बहुत नहीं सोचा उसने। दिन गुजरते जा रहे हैं, यही क्या कम है। दिन कॉलेज में निकल जाता और रात किताबों और संगीत के सहारे। ऐसे में साल भर की शादीशुदा बेटी 2 दिन पहले जब अपना सूटकेस लेकर पति से नाराज होकर उसके पास चली आई, तो उसके जिस्म पर आकाश की तमाम बिजलियां मानो एक साथ गिर गई हों। बेटी और दामाद से पूछताछ करने और उनकी बातों की तह तक जाकर उसे ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार की बहस है, जहां छोटी छोटी बातों को उसकी बेटी ने इशू बना लिया था। रत्ना जानती है कि छोटे मोटे बहस हर पति पत्नी के बीच होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से दूर मायके चले जाओ। रिश्तों को बनाना आसान होता है, पर उम्र भर उन्हें सहेजना बहुत मुश्किल। रत्ना ने प्यार से समझाया, देखो बेटी, मैं ये नहीं कहती कि तुम किसी अत्याचार को सहन करो, किसी की गुलाम बनकर जियो, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम पति से बेमतलब बहस कर मेरे पास रहने चली आओ और अपनी गलती को गलती न मानो। इस बात पर परी ने कहा, जानती हो, जवानी में तुमने कभी डिस्को नहीं जाने दिया, सहेलियों के साथ फिल्म नहीं देखने दिया, कभी जरा से खुले वस्त्र पहनती तो तुम्हारी टोका टाकी चालू हो जाती। पर अब तो मैं खुद कमाती हूं, तब भी क्या अपनी पसंद से जी नहीं सकती? पहले तुम और अब तुम्हारा दामाद। उस दिन जरा सी बियर क्या ले ली मैंने, पूरे 2 दिन तक बात नहीं की मुझसे। मुझे नहीं पता था कि इतने खुले विचारों का होने के बावजूद भी इतना दकियानूसी निकलेगा मेरा पति, और तुम कहती हो कि वहीं चली जाऊं वापस। तुम मेरी माँ हो या दुश्मन? परी ने पांव पटकते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं परी, इसलिए कह रही हूं, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारी जगह अगर वो शराब पीकर घर आता तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती? बियर पीना, खराब वस्त्र, देर रात तक चलने वाले डिस्को हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आधुनिकता का झूठा दिखावा हमें कहीं का नहीं रखते बेटी। चेतन तुम्हारे हित की बात करता है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अगर वो तुम्हारी परवाह न करें तो अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम जानती हो, मैं वो माँ नहीं हूं जो अपनी संतान की कमियों पर पर्दा रखकर उसका बुरा करे। अगर गलती तुम्हारी है तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट कैसी? अहंकार से किसी समस्या की समाधान नहीं होता मेरी बच्ची। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बात तो होती रहती है, पर उस छोटी सी बात को जीवन पर हावी होने दोगी तो जिंदगी में बिखराव के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हारा घर बिखरते हुए नहीं बसते हुए देखना चाहती हूं, इसलिए समझदारी से काम लो। तुम्हारे साथ जिस दिन कुछ गलत होगा मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, पर तुम्हारी गलतियों को अनदेखी मैं नहीं कर सकती। पर माँ, मैं खुद कमाती हूं, फिर क्यों रहूं किसी कैद खाने में? मैं आजाद होकर जीना चाहती हूं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिर तुम भी तो अकेले रहते रहते थक गई होगी ना। मैं साथ रहूंगी तो तुम्हें भी आराम रहेगा। परी ने रत्ना से चापलूसी भरे स्वर में कहा, घर में कोई कैद नहीं होता। पंछी चाहे जितनी लंबी दूरी तय कर ले, शाम को थककर अपने घोंसले में ही लौटता है। आसमान में तो विश्राम की गुंजाइश ही नहीं है। धरती से दूर जीने की चाह हमें कहीं का नहीं रखती है। अनुशासन को जंजीर मत मानो। अनुशासन विहीन समंदर सुनामी के अलावा कुछ लेकर नहीं आता। और हां, मेरी चिंता तो तुम रहने ही दो। मैं अपनी जिंदगी अभी आराम से जी रही हूं। मुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। जब होगी तब तुम्हारे पास खुद चली आऊंगी। तब चाहो तो नाती की परवरिश की जिम्मेदारी बेशक मुझे दे सकती हो। परी ने कितना सुना, कितना समझा, कितना स्वीकार किया, ये कहा नहीं जा सकता। पर जाते जाते तुम बहुत बुरी हो माँ, कहते हुए परी सूटकेस में सामान रखते हुए चेतन को फोन करने लगी तो रत्ना ने चैन की सांस ली।
महीनों बाद घर आई बेटी का ऐसा स्वागत वो कतई नहीं करना चाहती थी, पर क्या करती। वो एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चों का हित साधने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखना जानती थी। वो ऐसी माँ नहीं थी कि बेटी की गलतियों के लिए दामाद को दोष दे। वो एक मजबूत और सुदृढ़ सोच वाली माँ है जिसे अपने बच्चों की खुशियों के लिए बुरा बनकर रहना पसंद है। मैं बहुत बुरी हूं बच्चों, पर तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा इन्हीं बुरे हाथों में है, ये सोचते हुए रत्ना अपनी नम आंखों को बेटी से छुपाती हुई मुस्कुरा दी। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।